ओके सो हम लोगों ने बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर पाइथागोरस थ्योरम और 6.7 थ्योरम करी थी। 6.7 थ्योरम का हमने यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। हमने कोई एग्जांपल नहीं किया था हालांकि, एंड हमने डिस्कस किया था। हमें थोड़ा कंफ्यूजन सा था कि है ना कौन से थ्योरम आपके कोर्स में, कौन से थ्योरम कोर्स में नहीं। सो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको करनी है। आज अपन उसका बेसिकली कन्वर्ट करने वाले हैं थ्योरम 6.9। अब पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आप लोगों को क्या बोला गया था कि वहां पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था एंड आपको ये प्रूव करना था दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपको प्रूव करनी थी वहां पे, है ना। एंड यहाँ पे आपको उसका कन्वर्ट दे रखा है बेसिकली। यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। आप साइड्स मेंशन नहीं करिए, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि अगर आप साइड्स मेंशन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली राइट एंगल हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे इतना गिवन है कि ट्रायंगल आपको दे रखा है जिसके अंदर एक साइड का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। अब बेसिकली आपको प्रूव करना है, अगर ऐसी कंडीशन आपको गिवन होती है तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन होती है। मतलब जो ट्रायंगल आपको दे रखा है ना, उस ट्रायंगल को आपको बेसिकली यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आपको सिंपली एक ही चीज करनी होती है कि आपको एक वर्टेक्स एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना रहता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है। तो हम दो एंगल्स को गलत से प्रूव मत करना कि दो एंगल को प्रूव करना है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है। तो जैसे आप ये प्रूव कर दोगे कि जो आपका गिवन ट्रायंगल है उसके अंदर एक वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री का है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपके सामने प्रूव हो जाएगी। ओके, so according to the statement of theorem 6.9, it is given that in a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle. इस बार आपको कुछ ऐसा प्रूफ करना है। सो अपन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं एंड यहाँ पे आपको एक लाइन सुनने को मिलेगी कि फर्स्ट साइड के अपोजिट वाले एंगल को आपको क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। बोल दो यहाँ पे हाइपोटेनस वर्ड यूज नहीं कर रखा, बट एक साइड का स्क्वायर जो है वो आपको रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर दे रखा है। तो आपको बेसिकली उसी के अपोजिट वाले एंगल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का प्रूफ करना पड़ेगा। Okay, so it is given to you that there is a triangle ABC, a triangle ABC such that ओके अभी आपका ABC ट्रायंगल है। यहाँ पे भूल के भी बेटा 90 डिग्री मार्क मत करना, क्योंकि आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। पर गिवन क्या है कि दिस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कि एक साइड का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने AC स्क्वायर ले रखा है, इसलिए हमें AC के सामने वाले वर्टेक्स को क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप चाहते तो इसका लेबलिंग अलग कर सकते थे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना रहता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, हमको यहाँ पे सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना रहेगा। बट पहले अपन आपको प्रूफ क्या करना है, to prove that angle is equal to 90 डिग्री। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, इस चीज का ध्यान रखना। सो एक बहुत ही यहाँ पे सिंपल सा कंस्ट्रक्शन आपके पास है एंड उस कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे बहुत इजीली इसको 90 डिग्री प्रूफ भी कर दोगे। ठीक है ना। आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है ना, आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, नाम जो चाहो लिख सकते हो आप, मैं तो पीछे वाले के चल रहा हूं। इस हिसाब से आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है कि एंगल Q कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR such that एंगल Q is 90 डिग्री एंड जो PQ है ना किसके बराबर होना चाहिए, AB के।
और जो ये क्यू आर है किसके बराबर हो जाएगी आपके पास में, बीसी के। तो ये हमारे पास में कंस्ट्रक्शन रहेगा दैट वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR such that angle Q is 90 degree, PQ is equal to AB and QR is equal to BC। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्शन से इस ट्रायंगल को कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो हमारा कंस्ट्रक्शन में दिक्कत वाली बात है नहीं, हम इसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। अब हम बेटा इसका प्रूफ देखेंगे, इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं ना। अगर बेटा आप इन दोनों ट्रायंगल्स को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि हमने अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बना रखा है, हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है। सो वी कैन से इन ट्रायंगल PQR this PR square will be equal to PQ square plus QR square by Pythagoras theorem, है ना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से अपन ये चीज कह सकते हैं। लेकिन जो अपन ने कंस्ट्रक्शन कर रखा है बेटा, उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग PQ किसके बराबर है, AB के, और QR किसके बराबर है, BC के, which implies PR square will be equal to AB square plus BC square because PQ is equal to AB and QR is equal to BC by कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। लेकिन बेटा आपको गिवन क्या है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है। बट AC स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 देखोगे तो आपको दोनों के RHS सेम दिखाई देंगे, तो दोनों के LHS भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 this PR square will be equal to AC square. It implies this PR will be equal to AC। मतलब जो ये PR है ना, किसके बराबर है, AC के बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन से क्या करा था, AB को PQ के इक्वल बनाया था, BC को QR के इक्वल बनाया था। हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ये जो AC आपके पास में आई है ना, ये किसके बराबर आई है, PR के बराबर आई है। अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे दैट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, यहाँ पे बेटा AB किसके बराबर है, PQ के, BC किसके बराबर है, QR के। ये तो बाय कंस्ट्रक्शन था ही आपके पास में। और जो आपके पास में EC है, ये किसके बराबर निकल के आई, PR के बराबर निकल के आई। प्रूव करो। तो दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वली दे रखी है, इक्वल आ चुकी है ना। सो वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अब बेटा कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने एंगल Q कितना बनाया था, 90 डिग्री बनाया था। तो ये जो एंगल Q है किसके बराबर होना चाहिए, एंगल B के बाय CPCT। देयरफॉर एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT एंड एंगल Q तो 90 डिग्री का है, तो एंगल B भी आपके पास में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये तो आपको प्रूफ करना था दैट एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री। सो हमें गिवन ये था कि जो ट्रायंगल आपको दे रखा है उसके अंदर एक साइड का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। एंड हमें ये प्रूफ करना था कि जो एक फर्स्ट साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, और वो चीज हमने प्रूफ कर दी। अब अगर एंगल भी आपका 90 डिग्री आ चुका है तो जिस ट्रायंगल में आपके पास में एक 90 डिग्री का एंगल देता है वो कैसा ट्रायंगल होता है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसको आप यहां लिख देना। Therefore triangle ABC is a right angled triangle।
सो दिस इज द प्रूफ फॉर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका ऐसा करा जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है, इसमें कोई ज्यादा खास है नहीं करने के लिए। हमने सिंपली हमारा जो पूरा वर्क है ना पे कंस्ट्रक्शन से हमारे पास में आ गया। हमने बेसिकली बस जो कंस्ट्रक्शन क्या है उसके बाद में हमने सिंपली एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करा है, और उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा ना, पहले पीआर को इसी के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, जो हम यहाँ बहुत इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल डू कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो अब बेटा अपनी क्योंकि सारी थ्योरम्स हो चुकी हैं 6.9 तक, अब अपनी बारी है एग्जांपल्स करने की। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके लास्ट एग्जांपल्स ही चल रहे हैं इस चैप्टर के। सो ध्यान से देखना, अब जो आपके इसमें एग्जांपल्स आने वाले हैं वो बेसिकली 6.7, 8 और 9 के ऊपर बेस्ड है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिमिलैरिटी का यूज नहीं करना। हो सकता है कि कहीं पे आपके पास में सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया भी यूज हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे कोई रटना नहीं है कि हमने अगर अभी थ्योरम पढ़ी है तो अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आएंगे सब इसी थ्योरम पे आएंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है हर चीज के लिए। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 10 में आपको बोला है दैट इन द गिवन फिगर डायग्राम गिवन है आपका यहाँ पे दैट एंगल ईसीबी इज 90 डिग्री। दिस इज ट्राइंगल एसीबी और आपको इसके अंदर एंगल सी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। फिर बोला है कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB। हमने C से क्या करा, AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करी है, दैट इज CD। अब ऐसा डायग्राम हम लोगों ने थ्योरम 6.7 में भी देखा था। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते टाइम भी हमने कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन भी करा था। सो यू आर फैमिलियर विद दिस डायग्राम। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। आपको यहाँ पे प्रूव ये करना है to prove that BC square upon AC square is equal to BD upon ED। अब है ना बेटा, यहाँ पे आपको सिंपली यही प्रूव करना है कि ये जो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर है ना, ये BD अपॉन ED के बराबर है। ठीक है, और ये बहुत सिंपली प्रूव हो भी जाएगा, इतना कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर। सिंपल 6.7 थ्योरम का आपको यहाँ पे कंसेप्ट का यूज करना, कुछ नहीं करना। वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, यहाँ पे आपको जो ये एसीबी ट्राइंगल देख रहा है आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम राइट एंगल से उसके अपोजिट साइड पे दैट इज हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जो तीन ट्राइंगल्स आपको मिलते हैं, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, जो कंप्लीट ट्राइंगल है, ये तीनों ही ट्राइंगल आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये हमने प्रूफ कर रखा है 6.7 के अंदर। तो हमें बार बार ये चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली यूज दैट रिजल्ट एंड हम सिंपली आगे ब्रैकेट में लिख देंगे दैट बाय थ्योरम 6.7 और हमारा काम हो जाएगा। ओके, सो देयर इज नो नीड टू प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर एवरी टाइम। ओके, अब चेक करते हैं कि ना हमारे पास में BC स्क्वायर कहां से आएगा, हमारे पास में AC स्क्वायर कहां से आएगा। सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट ट्राइंगल, ये रहा आपका सेकंड ट्राइंगल, और जो कंप्लीट ट्राइंगल है वो तो है ही आपके पास में, तो अपन इन्हीं का यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं पहले मेरे कंप्लीट ट्राइंगल की, दैट इज ट्राइंगल ACB। ठीक है, मैं C को मिड में रख रहा हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू, हमें सिमिलर प्रूफ नहीं करना, फिर थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं ना। सो अगर मैंने पहले ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल ACB, अब इसके बाद मैं ट्राइंगल नंबर 1 ले सकता हूँ या फिर मैं ट्राइंगल नंबर 2 ले सकता हूँ। आपकी इच्छा है, पहले जो ट्राइंगल लेना चाहो ले सकते हो, कोई इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती आपके ऊपर। मान लो मैं पहला ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो अब इसकी जो नेमिंग है वो ध्यान से करना। ACB ट्राइंगल में और इस पहले ट्राइंगल में जो आपका एंगल A आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा ट्राइंगल A। अब A के बाद मैंने C लिया, C 90 डिग्री का है ना, और यहाँ पे D 90 डिग्री का है, तो मेरा हो जाएगा ट्राइंगल ADC। क्योंकि C के कॉरस्पॉन्डिंग B एंगल लेना पड़ेगा और A के कॉरस्पॉन्डिंग A लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉमन एंगल है, तो बचा कौन सा, B एंगल, और ये जो C एंगल है ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। बट हमें बराबर प्रूव नहीं करना, हमने तो ट्राइंगल को सिमिलर लिखना था। एंड रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय थ्योरम 6.7, बाय थ्योरम 6.7। इसलिए बेटा 6.7 थ्योरम को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, बार बार है ना, इसका ध्यान रखना, बहुत यूजफुल थ्योरम है, मैंने तब भी आपको कहा था।
अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसे आने वाला है, बराबर आने वाला है। तो यू कैन से अपन तीनों साइड्स का रेशियो लिख देते हैं, AC अपॉन AD इक्वल टू CB अपॉन BC इक्वल टू AB अपॉन AC। अब हमें बेटा AC स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है ना। अब AC स्क्वायर आपको तभी यहाँ पे मिल सकता है जब आप क्या करो, यहाँ से फर्स्ट वाला रेशियो ले लो और यहां से आप क्या करोगे, सेकंड वाला रेशियो लोगे, थर्ड वाला रेशियो लोगे। उस केस में आपके पास आपको क्या मिलेगा, बेसिकली AC स्क्वायर मिल जाएगा। सो हम सिर्फ इन दोनों का आपको कंसीडर करते हैं। दिस इंप्लाइज AC अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। इनको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं इस बार। ऑल्सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब फिर से मैंने ट्रायंगल ABC लिया है, सॉरी AC भी लिख देना, ज्यादा सही रहेगा, ट्रायंगल ACB। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल इस बार भी ACB लिया है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में, सेकंड ट्रायंगल में और ACB ट्रायंगल में आपका एंगल B कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ पे एंगल A है, बट एंगल A तो आपके पास में छोटे वाले ट्रायंगल में है ही नहीं, दूर दूर तक। बट A के बाद में मैंने क्या लिया है, 90 डिग्री वाला एंगल लिया है, दैट इज C। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पे क्या आएगा मुझे नहीं मतलब, बट बीच में तो C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, मेरे पास में D आना चाहिए ना। तो यहाँ तक इसका आ जाएगा D। अब जब आप ACB की बात कर रहे हो तो उसमें B एंगल जो है लास्ट में आ रहा है, और जो छोटा वाला आप एंगल ट्रायंगल ले रहे हो उसमें जो आपका B है वो भी कहाँ आना चाहिए, फिर लास्ट में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा DB। अब बचा क्या आपके पास में, यहाँ पे C बचा। सो अगर मैं यहाँ से ACB ले रहा हूँ, मैं यहाँ से क्या लूंगा, CDB लूंगा, इसलिए का ध्यान रखना। सो दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर अगेन बाय थ्योरम 6.7, बाय थ्योरम 6.7। इनके बेटा फिर से तीनों साइड्स के रेशियो लिख देना, AC अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन BB इक्वल टू AB अपॉन CB। अब बेटा यहाँ पे आपको BC स्क्वायर चाहिए ना, आप CB बोलो कि BC बोलो फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लास्ट के दो रेशियो को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, हमें ये दो रेशियोज यहाँ पे रिक्वायरमेंट आने वाली है। जब इन दोनों रेशियोज को लोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, CB अपॉन BB इक्वल टू AB अपॉन CB। फिर से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो आपको मिलेगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BD, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने CB को BC स्क्वायर लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, मैंने यहाँ पे DB को भी BD लिख दिया ना, इतना ही फर्क है, और कुछ चेंज नहीं करा मैंने। अब बेटा आपको BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर का रेशियो चाहिए ना, तो अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूंगा तो LHS से LHS डिवाइड हो जाएगा और RHS से RHS डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास में BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर तो आ ही जाएगा एटलीस्ट कम से कम। तो सिंपली जस्ट डिवाइड दिस इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सो आपको यहाँ पे मिलेगा कि दिस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू BD अपॉन AB इंटू AD। ये AB से AB गया, यहाँ पे क्या मिला आपको, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, BD अपॉन AD। अब जब आप देखोगे ना तो आपको यही तो प्रूफ करना था कि BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाए, BD अपॉन AD के बराबर हो जाए। तो ये सही से प्रूव होगा। एंड हमने यहाँ पे देखो ना, तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, ना हमने यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, हमने सिंपली 6.7 थ्योरम का यूज करा है। ठीक है, That's why that theorem is so much important। अगर आपको उसका प्रूफ नहीं बताया जाता ना तो आपको कंफ्यूजन होता कि ये ट्रायंगल सर आपने सिमिलर क्यों लिख दिया, या फिर आपने इन ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर क्यों लिख दिया, इसलिए वो प्रूफ आपका इंपॉर्टेंट माना जाता है, ध्यान से याद रखना। ओके ओके, सो नाउ एग्जांपल नंबर 11, एक्सट्रीमली सिंपल, आराम से सुनना इसको। दैट अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. अब ये देखना कितना हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप भाई एक
हम सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं एक विंडो तक रीच करने के लिए, ठीक है। बट हमें अच्छे से पता है कि जब आप सीढ़ी लगाओ तो ग्राउंड पे लगाओगे ना। आई डोंट थिंक हमने ऐसी कोई सीढ़ी देखी जो हवा में लटकती रहती होगी, ग्राउंड से टच होती है। हाँ, ऐसी होती है कोई सीढ़ी जो ऊपर से नीचे आती है और कुछ होती है जो नीचे से ऊपर जाती है। तो जो सीढ़ी आप ग्राउंड से लगाओगे वो ग्राउंड पे ही टच होती है, इस चीज का ध्यान रखना है ना, ऐसे हवा में सीढ़ियां मत लटकाने बैठ जाना। सो दिस इज द ग्राउंड एंड इस ग्राउंड के ऊपर आपके पास में एक घर बना हुआ है। इस घर में यहाँ पे एक विंडो है। ये तो लैला मजनू की स्टोरी लग रही है ना, मजनू लैला से मिलने जा रहा है सीढ़ी लगा के। ओके, सो ये विंडो है। हमने क्या करा कि ना एक लैडर का यूज किया इस विंडो तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और ये जो विंडो की आपको हाइट दे रखी है ग्राउंड से कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है। एंड आपको बोला गया कि दैट द फुट ऑफ द लैडर the ladder is placed against the wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall। इस दीवार से इस लैडर का जो डिस्टेंस दे रखा है आपको फुट का, कितना दे रखा है, 2.5 मीटर। एंड ऑब्वियसली बात है, जब अपना घर बनता है तो हमेशा परपेंडिकुलर बनता है ना, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो आपके घर की दीवारें होती हैं वो जमीन से हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये कॉमन सेंस वाली चीज है। आप कोई तिरछा घर नहीं बनाता, हमारी दीवारें तिरछी नहीं होती है, दीवार गिर जाएगी, आपकी दीवार सीधी होती है, ध्यान रखना। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मानूं, इस पॉइंट को बी मानूं, इस पॉइंट को सी मानूं, तो ये बी एंगल आपको ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। So you can see that this is a right angle triangle. This ABC is a right angle triangle in which angle B is 90 degree. Hence this AC is the hypotenuse, and you can say by Pythagoras theorem in triangle ABC angle B equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem we can say this AC square will be equal to AB square plus BC square। हमको यहाँ पे जो AC है आपकी, बेसिकली यही तो आपकी लेंथ ऑफ लैडर है ना, ये आपकी लैडर की लेंथ है, हमें ये तो फाइंड करनी है अल्टीमेटली। तो ये आपके पास में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। AC हमें नहीं पता बट हमें AB पता है 6। आप कह सकते हो कि दिस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर। BC आपको दे रखा है 2.5, तो जाएगा 2.5 का स्क्वायर। तो दिस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36। अब 25 का स्क्वायर पता है क्या होता है, 625, तो इसका कितना हो जाएगा 6.25। ऐड करने पे आपको AC स्क्वायर कितना मिल जाएगा 42.25। अब हमें नॉर्मल 36 का स्क्वायर रूट पता होता है 6, हमें 49 का स्क्वायर पता होता है 9। ये दोनों हम लोग रट के बैठ, सॉरी 7 49 का स्क्वायर 7 होता है, बट हमें 42.25 का स्क्वायर तो नहीं पता होता। तो अगर आप तुक्का भी मारोगे ना तो इसके स्क्वायर का तुक्का मारना 6.5, क्योंकि पीछे यहाँ पे क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 6.5 को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा 42.25 से मिलेगा। तो डेफिनेटली दिस AC will be equal to 6.5 मीटर्स। मीटर लगाना मत भूलना क्योंकि ये लेंथ है एंड आपको सब कुछ मीटर में दे रखा, तो ये भी मीटर में आने वाली है। सो द लेंथ ऑफ दिस लैडर, ये जो लैला मजनू की कहानी में सीढ़ी की जो लंबाई थी वो थी 6.5 मीटर। इसी सीढ़ी को इस्तेमाल करके मजनू लैला से मिलने गया था। ये मान के याद रखना, आपको आंसर दे देगा, वरना यूनिक एग्जाम टाइम पर थोड़ा सा स्क्वायर रूट ही नहीं निकल रहा है ना। याद रखना लैला मजनू की कहानी में मजनू ने 6.5 मीटर की सीढ़ी का इस्तेमाल किया था। सो दिस इज द एग्जाम्पल 11। बहुत सिंपल है और चिंता मत करो, आने भी नहीं वाला एग्जाम में।